जय हिंद साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बिहार एसएससी का सेट, विज्ञान का सेट जा रहा है। 30 प्रश्न का सेट आपके पास जाता है। ठीक है, तो अब जो है समय आ गया है, अब वक्त बहुत करीब है। अपनी ऊर्जा को लगा दीजिए सही दिशा में। मतलब क्या, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है। अब वक्त आ गया है, जी हाँ साथियों, वक्त आ गया है अपनी ऊर्जा, अपनी समय का सही मार्ग और सही दिशा देने का। ठीक है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर एक अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट एंड लास्ट मान करके चले। ये जो मौका मिला है, समझिए इसको अंतिम मौका मानिए, तो आप कामयाबी के बहुत करीब रहेंगे। इसलिए आप अपनी समय को, अपनी पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को, अपनी इफिशिएंसी को, अपनी ऊर्जा को एक दिशा दीजिए, एक प्रॉपर दिशा दीजिए और एक डायरेक्शन में दे दीजिए। आप अच्छा करेंगे और आप कामयाब रहेंगे। अगर आप मिशन के लक्ष्य की ओर मेहनत कर रहे हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोले हैं, एफर्ट नेवर डाइड। मतलब किया गया कार्य, जिस दिशा में, जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है, रायगा नहीं जाता है। तो जी हाँ साथियों, तो अब वक्त आ गया है आपका। क्या आया है वक्त? अपनी पोटेंशियल को एक दिशा देने का। अभी तक जो हुआ उसे भूल जाइए। अब आगे से ऐसा एक प्लानिंग, ऐसा एक स्ट्रेटजी तैयार करिए जिससे आपको लक्ष्य तक पहुंचने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, कोई कष्ट का सामना न करना पड़े। तो आपके पास बिहार एसएससी का सेट जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिला करके हर एक प्रत्येक सेट में 30 प्रश्न होते हैं। 24 तक आप तक पहुंच चुका है। आज है 25वां सेट आपको मिल रहा है और बहुत अच्छा क्वेश्चंस रहता है, पूछा हुआ क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेशन है, पूछने की संभावनाएं हैं। तो इसको बिल्कुल लाइटली ना लेंगे। स्पीड बढ़ा करके जितना बार चाहे आप देख लेंगे, कई प्रश्न आपसे इससे डील हो जाएगा। भले दिख रहा होगा आपको 30 प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न के अंदर भी एक क्वेश्चन ऑप्शन 4 रहता है, अगर डिस्कस कर दिया जाता 4 से 12। अगर चारों ऑप्शन को डिस्कस नहीं भी किया जाता है तो 2-3 एटलीस्ट तो कर ही दिया जाता है। तो 30 या 90 मतलब आपका 100 क्वेश्चन जो है परिपूर्ण रूप से, यानी संपूर्ण आपका उसकी ज्ञान हो जाती है, आधारभूत समझ आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रश्न के प्रति आधारभूत समझ होनी चाहिए। तो आइए हम लोग सब आपका समय को यानी मच टाइम वेस्टेज, यानी आपका समय को किल ना करते हुए हम लोग आते हैं प्रश्न पे। जो प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है, प्रश्न क्या है? देखिए, हम लोग जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है? तो आप मुझे बताइए, जो हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जो भोजन संचित होता है, स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है? तो याद रखिए, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आपसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है, क्या प्रश्न पूछेगा कि आखिर ग्लाइकोजन जो फूड स्टोर होता है वो शरीर के किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा, यकृत में होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। ये कब काम करता है? जब आप कुछ नहीं खा रहे होते हैं, फास्टिंग में होते हैं या अनशन पे होते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो ये ऊर्जा स्टोर है वो धीरे धीरे वर्क करता है और ये चीज आपके 10 डेज तक काम करता है। इसके खत्म होने के बाद प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन टूटना शुरू होता है। क्या होता है? शुरू प्रोटीन। और जब प्रोटीन का टूटना शुरू होगा, प्रोटीन शरीर से पचना शुरू हो जाएगा, तो आदमी का जो है बचना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है? बचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अनशन जब 10 दिन से ज़्यादा चल जाता है तो डॉक्टर की टीम बार बार चेकअप में लगी रहती है कि अगर कुछ नहीं खा रहा और कंटिन्यू अनशन में बैठा है तो देखता है कि कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट यानी 10 दिन तक कार्बोहाइड्रेट पचता रहता है। ठीक, उसके बाद किसका पचना शुरू हो जाता है? प्रोटीन का। अगर प्रोटीन में हाथ लग गया है, प्रोटीन पचना शुरू हो गया है, तो अगर उनको क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह या अनशन को खत्म नहीं किया जाए, अगर इस तरह की समस्या चलता रहे, यानी वो कुछ ना ही अनशन में, यानी बगैर अन्न का, बगैर कुछ खाए अनशन में बैठा है, तो मुमकिन है, संभव है कि उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, 2 प्रश्न बन सकता था। यानी हमारे शरीर में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। कहाँ होता है? तो ये याद रखिएगा, कहाँ होता है? यकृत, लीवर में होता है। ठीक, यहीं पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है आपसे, क्या बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि पादप
पौधा में जो है फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में, तो याद रखिए यकृत, सॉरी, वहां जो होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में। कहाँ? पौधा में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में, और मनुष्य में, जानवर में जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, पूछे आपसे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा ऊर्जावान कौन है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला जो होता है वसा होता है। ये लेट से पचता है और देर तक ऊर्जा देता है। वसा जो है लेट से पचता है, देर से पचता है और देर तक ऊर्जा देता है, देर तक ऊर्जा देता है। सबसे जल्दी पचने वाला भोजन कौन है, तो सबसे जल्दी पचने वाला भोजन आपका कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न। यानी जो भी प्रश्न बनने की संभावना है मैं आपको बताते चल रहा हूं, बस आप कितनी ईमानदारी, कितनी श्रद्धा से देख रहे हैं ये तो आप बताएंगे, क्योंकि आज के डेट में जो भी होते हैं अप्रिशिएट कम करते हैं और टिप्पणी ज़्यादा करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसाइज जो है टिप्पणी ज़्यादा किया जाता है और अप्रिशिएट जो है बहुत कम। खैर अप्रिशिएट चाहिए भी नहीं, बस इतना चाहिए कि आपका जो है क्वेश्चन बन जाए और आप कामयाब हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या है। कोशिका विभाजन डैश मुख्य प्रकार है। तो कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन याद रखिए दो प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा दो। कौन कौन है आपसे पूछेगा? समसूत्री, याद रखिएगा समसूत्री विभाजन, और है अर्धसूत्री विभाजन। जिसको इंग्लिश में बात कर ले तो अर्धसूत्री को बोला जाता है मियोसिस और समसूत्री को बोला जाता है माइटोसिस। याद रखिएगा। करता क्या है? तो समसूत्री जो है ये कायिक डेवलपमेंट है, मतलब शरीर का, कोशिका का खाली निर्माण करता है, यानी नए कोशिका का निर्माण करेगा। अगर यही बात कर लिया जाए हम लोग अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला में, तो अलैंगिक जनन में जो है ये विभाजन, शरीर का जो विभाजन हो जाता है, शरीर का विभाजन जनन के ही समय होता है। जनन के समय यानी उसमें एक कोशिकीय जो है, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर वाला जो है एक कोशिकीय जीव, उसमें सिर्फ और सिर्फ समसूत्री पाया जाता है, मतलब माइटोसिस पाया जाता है। अर्धसूत्री जो है आपका ये मल्टीसेलुलर में, ये करता क्या है? तो ये याद रखिएगा अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करता है। ये अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु और शुक्राणु के कोशिका को क्या करता है? ये निर्माण करता है। तो आपसे पूछा जाए कि अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण करने वाला जो कोशिका विभाजन है उसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा अर्धसूत्री, मियोसिस। ठीक है। और अगर कहा जाए कि शरीर की कोशिका को निर्माण, जो नई कोशिका निर्माण करती है उसका नाम क्या है? तो समसूत्री विभाजन। ठीक है ना। चलिए, समसूत्री विभाजन में जो होता है सेल साइकिल और सेल डिवीजन दोनों होता है, यानी कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। एक प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी समसूत्री में जो होता है कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभाजन एवं कोशिका चक्र दोनों होता है समसूत्री में, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अर्धसूत्री में सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन होता है, कोशिका चक्र नहीं होता। ठीक है, यानी इसमें कोशिका, समसूत्री में कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र दोनों होता है, और अर्धसूत्री में जो होता है वनली कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र नहीं होता। ठीक है। चलिए, ये आपका इंपॉर्टेंट जो इससे बन सकता था प्रश्न, कोशिका विभाजन कितना तरह का होता था? दो। कौन कौन? समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री का मतलब होता है यानी कायिक, मतलब सिर्फ शरीर के कोशिका का निर्माण करता है, और अर्धसूत्री जो है आपका अंडाणु और शुक्राणु की कोशिका का निर्माण करता है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं। तो ये स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा लिखा हुआ ऑप्शन, स्क्लेरेन्काइमा लिख लीजिए आप। स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है। चलिए, आपसे पूछा जाए कि नारियल का कौन सा भाग, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि नारियल का कौन सा भाग खाने युक्त होता है? तो याद रखिएगा एंडोस्पर्म, आंतरिक भाग इसके खाने का होता है एंडोस्पर्म। ठीक है। चलिए, यहीं पे हम बात कर ले अगर जाइलम की, तो जाइलम क्या है? जाइलम जो है पौधे में एक स्पेशल उत्तक है, पौधे में उत्तक है जो काम करता है जल का परिवहन का। किसका? जल परिवहन का काम करता है।
जल धोने का काम करता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। रोकफो टाइम, रोकफो टाइम जो है, रोकफो टाइम सी डैश में पाया जाता है। तो रोकफो टाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन का नाम है और ये पनीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पनीर में। तो ये याद रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 का ए नंबर इधर करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न। आपसे पूछा जाए कि अंडे के किस भाग में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में वसा पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो पीला वाला भाग होता है उसमें बहुत ज्यादा वसा पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा। और व्हाइट वाला जो भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला देखिए। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो याद रखिएगा उसमें जो पाया जाता है एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। और एमाइलेज का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो एमाइलेज का दूसरा नाम जो है टाइलिन है। क्या है? टाइलिन भी है। इंग्लिश में लिखेंगे तो पिटाइलिन इस तरह से लिखा रहता है, टाइलिन। ठीक है, यानी एमाइलेज जो है मानव लार में है, ये एंजाइम पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन वगैरह को नहीं तोड़ पाता है, ये ओनली कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। यानी इसी के मिलने की वजह से अगर आप रोटी या कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ जो भी है, यानी कोई भी फूड अगर लंबा समय तक चबाते हैं तो उसमें टेस्ट कैसा आता है? मीठापन टेस्ट आता है। ये कमाल किसका है? एमाइलेज का या टाइलिन का, जो कह लीजिए आप। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। यहीं पे हम बात कर लेते हैं ट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन पचाने का काम करता है। प्रोटीन ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है? ये अमाशय में आता है। ठीक है, चलिए स्टमक जिसको कहते हैं आप। रेनिन की बात करें तो रेनिन भी आपका जो है दूध पचाने का काम करता है। रेनिन भी प्रोटीन ही पचाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कारगर है किसके लिए? दूध के लिए। जिन बच्चों में या जिस व्यक्ति को दूध अगर नहीं पच रहा है उसका मतलब है कि उसमें रेनिन की कमी है, और रेनिन की जब कमी होगी तो दूध नहीं पचा पाएगा और दूध लीजिएगा आप वोमिटिंग कर दीजिएगा। क्या करिएगा? उल्टी कर दीजिएगा। तो यानी दूध को पचाने का काम करता है कौन? रेनिन। और ये होता कहाँ है? ये अमाशय में भी पाया जाता है, ये भी अमाशय में पाया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि रेनिन जो है दूध पचाने का काम करता है, ये उपस्थित कहाँ होता है? तो याद रखिएगा अमाशय। इंग्लिश में बात कर लेते हैं, इसको हम लोग स्टमक कह लेंगे। ठीक है, क्या करता है? रेनिन दूध को पचाने के लिए कारगर है। जिस बच्चे में या जिस व्यक्ति में रेनिन नहीं पाया जाएगा, यानी ये जो है बच्चे हम लोग कह लें, जनरली बच्चे ही कहेंगे, एडल्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देखिए ये जो है नवजात शिशु में ही बात किया जाता है, नवजात शिशु में ही। ठीक है ना, बच्चों में अगर दूध नहीं पच रहा था इसका मतलब उसमें किसकी कमी है? रेनिन की कमी है। रेनिन कहाँ उपस्थित होते हैं? अमाशय में। तो रेनिन क्या करता है? दूध पचाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर। यही बात आगे पेप्सिन की। तो पेप्सिन जो है ये भी प्रोटीन पचाता है और ये छोटी आंत की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत की तरफ जाता है पेप्सिन, जो प्रोटीन पचाता है, जो हेवी प्रोटीन्स है। देखिए हम लोग के पास प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक सिंपलेस्ट प्रोटीन होता है, एक हेवीस्ट प्रोटीन होता है। सिंपलेस्ट प्रोटीन जैसे कह लीजिए आप दाल वगैरह खाए तो इस समय सिंपलेस्ट प्रोटीन होता है। यही आप मांस खाएंगे उसमें जो प्रोटीन है वो हैवीएस्ट प्रोटीन है। तो मांस जब पचेगा तभी उसमें से प्रोटीन निकलेगा, और मांस का पचने के लिए कहाँ जाना होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है, छोटी आंत में जाना होता है। ठीक, हम लोग दाल वगैरह जो खा लेते हैं, ठीक है, तो दाल का जो है पचना आपका अमाशय में हो जाता है। तो दाल में प्रोटीन है, तो प्रोटीन को पचाने के लिए जब भी आएगा या तो ट्रिप्सिन आएगा या पेप्सिन आएगा। तो पेप्सिन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो ट्रिप्सिन आपका जो रहता है कहाँ रहता है? अमाशय में रहता है। ये आपके प्रोटीन को पचा देता है। ये याद रखिएगा कि हमारे आहार नाल का एक ऐसा भाग है जहाँ पे पाचन नहीं होता, वो है ओएसोफेगस। क्या है? ओएसोफेगस। उसमें सिर्फ फूड का आदान प्रदान होता है, उसमें भोजन जो है सिर्फ उस कहने की फूड कैनाल है, वो सिर्फ फूड को पास करता है, भोजन को पास करता है, वहां डाइजेशन नहीं होता, वहां भोजन रुकता भी नहीं है। ये प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हमको लगता है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा तो बना दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंग पित्त रस स्रावित करती है? तो ये कई बार क्वेश्चन बताया जा सका है कि पित्त रस जो है यानी बाइल जूस। तो बाइल जूस कौन रिलीज करती है? बताइए, बाइल जूस कौन? बाइल जूस लीवर सिक्रीट करती है, यकृत सिक्रीट करता है, स्रावित करता है। यही बात अगर प्रश्न पूछ दे कि बाइल जूस करता क्या है, तो बाइल जूस जो है, बाइल जूस ये तोड़ता है किसको? फैट को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? फैट को। फैट को तोड़ता है, और फैट को तोड़ के क्या करता है? फैटी एसिड बनाता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनाता है।
ठीक है, याद रखिएगा। और फैट का टूटना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फैट का टूटना इमल्सिफिकेशन। यानी फैट का तोड़ने वाला कौन? फैट को तोड़ने वाला है आपका बाइल जूस। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर, यकृत करता है। ये स्टोर कहाँ होता है? तो ये तो लीवर तो हमारा साबित कर दिया। स्टोर कौन करता है? तो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, जिसको आप पित्ताशय कहते हैं। गॉल ब्लैडर देता किसको है? ये गॉल ब्लैडर यानी बनाया यकृत, दिया किसको? गॉल ब्लैडर। ये रोक करके किसको दिया? छोटी आंत को दिया। और छोटी आंत में ही फैट का डाइजेशन होता है। छोटी आंत में ही क्या होता है? फैट का डाइजेशन होता है। तो यहां तक क्लियर हुआ। यही पे अगर बात कर लीजिए किसकी, अग्नाशय हो गया, पैंक्रियाज, पीयूष, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं, पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है। ब्रेन ऑफ स्टोन भी कहा जाता है इसको, यानी सैंड ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है पीनियल को। और ये जो है हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन हार्मोन सुलाने में काम करता है। यानी पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन। क्या करता है? मेलाटोनिन। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जो स्लीपिंग के लिए कारगर है। पीयूषिका, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये मास्टर ग्रंथि है। और मास्टर का भी मास्टर है कौन? हाइपोथैलेमस। यानी आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी तो मास्टर है, उसका मास्टर कौन है? तो उसका मास्टर है हाइपोथैलेमस। ये है आपका पैंक्रियाज। हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता है। यानी इसीलिए इसको बोला जाता है मिक्स ग्रंथि। आपसे अगर पूछ दे कि मिक्स ग्रंथि कौन है, तो वैसा ग्रंथि जो एंजाइम भी सिक्रीट करता हो और हार्मोन भी सिक्रीट करता हो, उसी को हम लोग मिक्स ग्रंथि कहते हैं। और वे इसका एग्जाम्पल है अग्नाशय, पैंक्रियाज। राइट, चलिए। यानी इससे बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं आएगा। यानी आप ईमानदारी से देखिए, बिल्कुल देखिए। आपके एग्जाम जो बिहार एसएससी में एग्जाम यानी 25 क्वेश्चन साइंस का एटलीस्ट रहेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये दावा है। क्योंकि ये दावा मैंने प्रीवियस जो भी एग्जाम यानी बीपीएससी ट्री की बात हम कर ले या बिहार दरोगा की बात कर ले, उसमें डायरेक्ट मेरा प्रश्न टकराया है। बिहार दरोगा में जिसमें से 20 क्वेश्चन साइंस से आए थे, 11 प्लस क्वेश्चन हमारा सेट से, डायरेक्ट सेट से था, लैंग्वेज सहित। और अगर बीपीएससी हम टीडी की बात कर ले तो साइंस से क्वेश्चन पूछा था 80, जिसमें से 42 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू लैंग्वेज जो मैंने क्वेश्चन कराया था वही आया था। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा रखता है। यहाँ तो 1-2 टकरा जाता है तो लोग हवा मारने लगते हैं कि हमारा क्वेश्चन टकरा गया, और हमारा 42 के 42 टकरा रहा है। फिर भी आप जो है नहीं देखने की, तो हमारी गलती कुछ नहीं है। एक ही बच्चा देखे लेकिन सिलेक्शन जरूर पाएगा। आप भीड़ की तरफ जाइए, उससे मैटर नहीं करता है। अच्छी चीज को फैलने में थोड़ी वक्त लगती है, ये छिपी हुई कहानी नहीं है। ये जग जाहिर है कि जो अच्छी चीजें होती है उसको विस्तार होने में थोड़ा समय लगता है। और जो नकारात्मक, मतलब जो नकारात्मक प्रवृत्ति के जो क्या कहते हैं उसको, जो जिसका शिक्षा से कंपेयर किया जाता है, बहुत आकलन उसको कम किया जाएगा, वो जल्दी ग्रोथ करता है। तो ये सब मैटर नहीं करता है। बस हमें अपनी कंटेंट देने पे विश्वास है। ठीक है ना, आप कितने बार देख रहे हैं ये आप पे निर्भर कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये तो आप बेहतर जान रहे होंगे ना। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। मानव की आहार नाल में विल्ली कहाँ पाई जाती है? तो विल्ली जो होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये छोटी आंत में पाया जाता है। अब बात आती है कि विल्ली कैसा होता है, तो ये उंगलीकार होता है, उंगली की तरह होता है, कांटादार। दूसरी बात, करता क्या है? ये अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? पचे हुए भोजन को। पचे हुए भोजन का क्या करता है? ये अवशोषण करता है। देता किसको है? देता है किसको बताइए? सीरा को, जिसको आप कैपिलरीज कह लीजिए, है ना, नलिका कह लीजिए। और इसके थ्रू शरीर में क्या होता है? शरीर में पोषण जाता है। यानी हम जो खाना खाते हैं, ये खाना पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, फाइनली पाचन हो जाता है। वहीं पे विल्ली होता है, कांटेदार होता है छोटी आंत में। वो भोजन को क्या करता है? जो पचे हुए भोजन में से जो हमारे लिए यूजफुल है उसको अवशोषण करता है, और अवशोषण करके ब्लड वेसल्स को देता है। और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे शरीर में, पूरे शरीर में क्या होता है? खाना, यानी खाना नहीं पहुंचता, उससे प्राप्त हमारे शरीर के लिए जो फायदेमंद है, न्यूट्रिशन, पोषण, वो पहुंच जाता है, जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, कारगर है। और जो वेस्टेज है वो रेक्टम के थ्रू शरीर से क्या होता है? बाहर हो जाता है। चलिए, यही पे मैं बात कर रहा था ग्रास नली की। तो आपसे पूछा जाए ग्रास नली आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल का तो भाग जरूर है, लेकिन यहाँ पाचन नहीं होता, नो पाचन।
आहार नाल में कोई पाचन नहीं होता है। वहीं पे बात कर ले हम लोग बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में भी पाचन नहीं होता है। यहाँ पे अवशोषण अधिक होता है, जल का अवशोषण जो होता है, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण जो है अधिक होता है कहाँ, बड़ी आंत में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं। मनुष्यों में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग कितना मीटर लंबी होती है, तो ये है 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। यही बात कर ले पुरुष की, छोटी आंत पुरुष में जो होता है, यानी अगर फीट में बात करेंगे तो 22 फीट 4 इंच होता है। यही हम लोग स्त्री की बात कर ले तो स्त्री में थोड़ा इंच क्या होता है, लंबा ज्यादा होता है, 23 फीट होता है, 23 फीट और जो है 4 इंच स्त्री में। अगर फीट में बात कर ले, अगर मीटर में बात करें तो पुरुष में जो है 6.9 मीटर होता है, ठीक, और स्त्री में जो होता है 7.1 मीटर होता है। इसी को हम लोग एक ऑर्डर में लिख दिए, क्या लिखे, 7 से लेकर के 7.5 मीटर तक, यानी इसको 6.9 को अप्रोच क्या मान लिया गया, 7 मीटर, और 7.1 हमारा ऑर्डर बढ़ा हुआ है। तो यानी स्त्री में और पुरुष में अलग अलग होते हैं। इसी को एग्जैक्ट एक ऑर्डर के रूप में अगर पूछ दिया जाए कि आहार नाल की जो कुंडली होती है तो कितनी लंबी होती है, तो ये आप याद रखिएगा, ये 7.5 मीटर लंबी होती है। बस सिंपल सी याद रख लीजिए, यानी मैक्सिमम कितना 7.5, मिनिमम कितना 7, मिनिमम कितना 7 और मैक्सिमम 7.5, इसी के बीच में सबका ऑर्डर रहता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इधर आंसर, ये आप लिख दिया, मैंने फीट में भी बता दिया और मीटर में भी बता दिया। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो बैकबोन जो है, देखिए इंसान में होता है, कबूतर में भी होता है, मेंढक में भी होता है, मकड़ी में बैकबोन नहीं होता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मकड़ी। चलिए आइए अगला प्रश्न। मछली के हृदय में डैश कक्ष होते हैं, तो आपको पता है कि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, कितने, 2 कक्ष, कौन कौन, अलिंद और निलय। अलिंद जिसको आप एट्रियम कहते हैं, और एक अलिंद होता और एक निलय होता जिसको आप वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है, एक अलिंद और एक निलय होता है। मछली में 2 कोष्ठक होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा किस में होता है, तो सबसे ज्यादा कॉकरोच में होता है, 13 कक्ष होते हैं, कितने, 13 कक्ष। और मनुष्य की बात कर लिया जाए तो मनुष्य में 4 कक्ष होते हैं, हृदय का 4 कोष्ठक होता है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी-बेरी रोग का लक्षण नहीं है, तो देखिए बेरी-बेरी रोग से जो होता है, आपके हाथ पैर में सूजन होगा, दर्द होगा, तो ये तो लक्षण है। इसमें नस जो होता है, नस संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो जब आंखें की जो है संकुचित होगा तो देखने में भी समस्या आएगी। कमजोरी, वीकनेस भी होता है, और हार्ट, हृदय का जो रेट होता है वो भी कम जाता है, तो बोलने में धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव, ये लक्षण नहीं है। बाकी ऊपर तीनों लक्षण है आपका। जब एक लोहे की कील, लोगे लिखा गया, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के रंग में घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग होता है, तो कॉपर सल्फेट देखिए FeR, लोहे की कील, लोहे को कील का जो है लोहे का सूत्र संकेत होता है Fe, और ये मिलाया जा रहा है किसमें, कॉपर सल्फेट में, CuSO4 में, ठीक है। यहाँ रिएक्शन जब भी होगा तो हाथ में तोड़ लीजिए, सल्फेट का होता -2, कॉपर का होता +2। ये हमारा फेरस जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और ये बना लेगा क्या, FeSO4, और यहां से कॉपर क्या हो गया, यहां से कॉपर जो है, यहां से कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, यहां से कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। अब इसका रंग पूछा आपसे, तो इसका रंग होता है ग्रीन, हरा, ये याद रखिएगा। आपसे इसका अगर रंग पूछता कॉपर सल्फेट का, तो इसका रंग होता है ब्लू, नीला, यानी कॉपर सल्फेट का रंग कैसा, नीला। अब क्या हो गया, हरा, मतलब कलर चेंज कर गया नीला से हरा। फेरस सल्फेट का रंग हरा और कॉपर सल्फेट का रंग नीला। तो पहले क्या था बताइए, पहले था नीला, नीला से क्या हो गया, हरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीला से हरा, B नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है, तो सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है कॉस्टिक सोडा NaOH प्लस बुझा हुआ चूना CaO, क्विक लाइम। तो इसी को अपन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर
या NaH लिख लीजिए, NaH CaO2, ऐसे भी लिखेंगे। देखिए क्या को हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लिख लिए। क्या को सोडियम, एक सोडियम लिख लिए। क्या ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन कैल्शियम है। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको मिलाइएगा तो ये बनेगा। तो यानी आपसे पूछा है फार्मूला निम्नलिखित में कौन सा सोडा लाइम का फार्मूला है, तो ऑप्शन में है आपका। अगर ऑप्शन में मान लो कि ये नहीं दे करके ये दिया जाता तो ये भी आपको बताने का हमने प्रयास किया कि ताकि आपके माइंड में रहे। यानी कॉस्टिक सोडा प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का जोड़ देंगे तो ये सोडा लाइम बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर इधर करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये याद रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए किसमें है, CaSO4 इंटू हाफ H2O नहीं है, तो यही इसी को हाफ कर दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब जिप्सम की बात करें तो ये है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला। यानी जिप्सम को जब हीट करते हैं तो देता हमारा पॉप। क्या देता है, पॉप। बस कुछ चीज की कमी नहीं होती, फार्मूला सेम रहता है, बस पानी घट जाता है। कितना पानी घट जाता है, 1:1:2 यानी ये 1.5 लीटर जो है, यानी 1.5 अणु यानी 1.5 मोल जो वाटर होता है ये लॉस हो जाता है जिप्सम को जब हम हीट करते हैं। ठीक है, सिरका का रासायनिक सूत्र, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। सिरका में कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। वैज्ञानिकों द्वारा जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। कौन कौन आपको पता है, गैस, ठोस, द्रव, प्लाज्मा, BEC, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ये 5 है। ठीक है ना, तो यानी 5 अवस्थाएं खोजी गई है गैस की। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, यानी किसमें जो है विसरण इंटेंसिटी अधिक होगा, यानी जिसकी काइनेटिक एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसका विसरण यानी फैलाव ज्यादा होगा। तो गैस का यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए उसकी फैलाव क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ तभी होगा जब एक ही तरह के एक ही पदार्थ के एक ही चीज से मिलके बना होगा। उसमें अगर किसी और चीज का पाया जाना या मिलना ये अशुद्धि का प्रतीक है, मतलब मिश्रण होगा। यानी शुद्ध पदार्थ पूछा है तो आपका ये हो जाएगा मेथेन। शुद्ध पदार्थ कौन है, मेथेन। यहाँ दूध की बात करेंगे तो दूध में आपका प्रोटीन भी है, वसा भी है, मतलब कई चीज मिला हुआ है, इसलिए वायु हेट्रोजीनियस कई चीजों का मिश्रण होता है। चीनी का घोल यानी चीनी हो गया, पानी हो गया, यानी इसमें भी मिलावट आ गया, आपका शुद्ध रूप से है मेथेन। ठीक है, यानी अणु टाइप का ही, यानी CH4 मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, यानी सिमिलर टाइप का ही, यानी ये भी अणु है ये भी अणु है, अणु अणु का ही मिलन हुआ है, अणु अणु का ही मिलन हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है ना, दूसरे सब्सटेंस का मिलन हुआ है। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे इसका मतलब आपसे इनडायरेक्ट रूप से कॉपर सल्फेट में पानी का अणु मात्रा पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये आपने फार्मूला आपसे पूछा है, ये ब्लू विट्रोल का, किसका पूछा है, ब्लू विट्रोल का फार्मूला पूछा है। और ब्लू विट्रोल का फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक, तो ये कॉपर सल्फेट तो है ही, इसमें पानी बताइए कितना, ये तो पानी का सूत्र है, पानी की संख्या कितना है 5, तो आंसर ये नहीं, ये आंसर आपसे पूछा है। यानी ब्लू विट्रोल में पानी की मात्रा कितनी होती है, 5 होती है। फॉर्मूला याद रखिएगा CuSO4 इंटू 5H2O, ये है सूत्र पानी का, कितना संख्या है 5 है। ठीक है, चलिए CaO द्रव्यमान के अनुसार Ca और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, मतलब द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान रेशियो CaO में कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसका आयतन औसत क्या हो जाएगा था 40/16।
8 से काटिएगा 8 × 5 = 40, 8 से काटिएगा 2 यानी 5:2 ये औसत हो जाएगा मास का रेशियो, अनुपात। औसत नहीं पूछा, अनुपात पूछा, रेशियो पूछा है, सॉरी हमने औसत एवरेज बता दिया है। ये आपसे पूछा क्या है, अनुपात पूछा, रेशियो पूछा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:2 यानी 5:2, 5:2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या आपका, देखिए वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है, परावर्तन के बाद वे कितने हो जाते हैं। तो देखिए एक सुंदर ये समतल दर्पण है, इस पे प्रकाश आ रही है, स्पीड कितना है x से, टकरा करके फिर ये जाएगी, ठीक है ना, ये आ रही है। अब आपसे पूछा कि वेग कितना रह जाएगा, तो ये याद रखिएगा परावर्तन में यानी इस तरह की घटना में जो है एक सुंदर सा कंसेप्ट याद रखिएगा सॉरी कोल्ड का थोड़ी असर है ना, क्षमा चाहेंगे, हम क्षमा के प्रार्थी हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपका समय हम डिस्टर्ब कर दिए। आइए, तो जब भी परावर्तन होगा यानी परावर्तन का मतलब ये होता है कि सेम माध्यम से प्रकाश आएगी और सेम माध्यम में ही प्रकाश क्या हो जाएगी, पुनः लौट जाएगी, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जहां आती है, जिस पॉइंट से टच करती है वहां पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ होता है, और दूसरा यानी पहला रूल भी परावर्तन का कहता है, ठीक है, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में जाएगी, यहाँ एंगल बनाएगा, एंगल किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो ये आने वाले को हम लोग इंसिडेंट कहते हैं, आपतित, जाने वाले को रिफ्लेक्टिव कहते हैं। तो जाने वाला रे ये है, आने वाला रे ये है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसी आने वाला, उसको हम लोग इंसिडेंट कहते हैं, और जाने वाला जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग आर कहते हैं, रिफ्लेक्टेड। और परावर्तन के नियम से जो है कहता है एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर, ये याद रखिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है कि आने वाला किरण, जाने वाला किरण और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही पॉइंट पे मिलता है, यानी मीटिंग पॉइंट एक ही होता है, ओरिजिन एक ही होता है तीनों का, आने वाले का भी ओरिजिन एक, जाने वाला का भी ओरिजिन एक, नॉर्मल लाइन का भी मतलब अभिलंब का भी बिंदु एक, यानी तीनों जो है लाइन एक ही बिंदु पे लाई करता है, इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। परावर्तन में जब परावर्तन होगा यानी प्रकाश एक माध्यम से आकर के यानी सेम माध्यम से आकर के सेम माध्यम में ही वापस हो जाए, तो आपका अगर आपसे पूछे कि वेग क्या होगा, तो वेग समान रहता है, यानी जो वेग दिया जाएगा उसी वेग से वापस होगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन होने वाला नहीं है, अगर मान ले 2 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है तो 2 मीटर प्रति सेकंड से ही वापस जाएगा, वेग समान रहेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी रखिएगा, क्या रखिएगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि तरंग वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ जो होगा वेवलेंथ भी समान रहेगा। तरंग दैर्घ्य क्या होगा, यहां पे आ जाइए, तरंग दैर्घ्य ये भी समान रहेगा। तो आखिर डिफरेंट क्या रहेगा, तो डिफरेंट जो रहेगा आपका इंटेंसिटी रहेगा, क्या रहेगा, इंटेंसिटी अलग रहता है। इंटेंसिटी समझते हैं, तीव्रता, तीव्रता क्या होगा, तीव्रता घट जाएगी, तीव्रता जो है घट जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगा, घट जाएगी, बदल जाएगा। बाकी आपका 3 चीज मतलब वेग समान रहने वाला है, आवृत्ति समान रहने वाला है, और तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ समान रहने वाला है। अंतर आने वाला तीव्रता, तीव्रता कहते हैं किसको है, यानी प्रकाश नंबर ऑफ फोटोन जो है का कांटेक्ट होना प्रति एकांक क्षेत्रफल पे प्रति एकांक टाइम में, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश की तीव्रता। यानी प्रकाश की तीव्रता ये समझिए कि जब प्रकाश पड़ती है किसी सतह पर, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से विस्थापित प्रति एकांक समय में जो प्रकाश उत्पन्न होती है उसी को हम लोग प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। तो परावर्तन में सिर्फ तीव्रता में बदलाव आएगा, न ही आवृत्ति में बदलाव आने वाला है, न ही फ्रीक्वेंसी में बदलाव आने, सॉरी फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति दोनों सेम ही है, न ही वेलोसिटी वेग में परिवर्तन आने वाला है, और न ही वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन आने वाला है। तो याद रखिएगा, तो वेग हमारा दिया है x, तो x से ही क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर यही आपका दे देता आवृत्ति है हमारा x, तो परावर्तन की यानी आने वाला का आवृत्ति हमारा x है, तो जाने वाला की आवृत्ति क्या होगा, तो वो भी x होगा। आ रही हमारा x मीटर से, तो जाएगी कितना मीटर से, तो x मीटर ही, ठीक है ना, यानी x मीटर की दूरी तय करके आ रही है, तो और लौटेगी कितना, तो x मीटर की दूरी तय
पर जाएगी लौटी की, तो ये हमारा तरंगदैर्घ्य हो गया, ठीक है। और यही इंटेंसिटी कहता है, तो इंटेंसिटी क्या होता है, घट जाती है। तरंगों की तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात देखिए, तीव्रता इंटेंसिटी दे दिया, और आप जानते हैं इंटेंसिटी जो होता है समानुपाती होता है किसका, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का, आयाम का स्क्वायर का, ठीक है। किसका बोलिए, आयाम के स्क्वायर का। आई बात समझ में। तो अब यहां पे देख लीजिए, आपका दिया है दो इंटेंसिटी दिया है, I1 आपका दिया है कितना 25, और I2 दिया है कितना 9 दिया है। तो आप जो है ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, I1 बाई I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रोकिएगा, इधर इधर हमारा रूट इसका हो जाएगा, रूट I1 बाई I2, ये रूट चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाइएगा तो A1 बाई A2। तो अब यहां बता दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए। I1 का वैल्यू कितना है 25, और I2 का वैल्यू कितना है 9, ये हमारा A1 बाई A2। तो हमारा कितना 25 जो है किसका रूट है 5 का, 5/3, ये हो जाएगा हमारा A1 बाई A2। ये रेशियो कितना आ गया 5:3 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5:3। यही आपका विस्तार के रेशियो, विस्तार की जगह क्वेश्चन परिवर्तन कर देता, इंटेंसिटी दिया हुआ, तीव्रता दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसका पूछ देता आयाम का विस्तार बताइए, यानी विस्तार जो है, विस्तार उनके आयाम का अनुपात बताइए। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, यानी आपका विस्तार की जगह क्या क्वेश्चन कर देता आयाम। तो याद रख, क्वेश्चन लैंग्वेज में फंसना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। आपसे पूछा है प्लैंक नियतांक की यूनिट क्या है, यानी प्लैंक कांस्टेंट जिसको कहते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला आप जान लीजिए, क्या होता है। प्लैंक कांस्टेंट जो होता है एनर्जी से संबंधित होता है, एनर्जी बराबर होता है एच म्यू, जहां पे एच को ही हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना, प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। तो एच बराबर क्या हो जाएगा एनर्जी बाय म्यू, एच क्या हो जाएगा एनर्जी बाय म्यू। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। या एक और फॉर्मूला होता है इसका, ई बराबर होता है एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। तो यहां से रोकिएगा, एच बराबर क्या रोकिएगा ई इंटू लैम्डा और सी। ये सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। यानी आप प्लैंक कांस्टेंट का मैंने दो फार्मूला लिख दिया हूं, जिससे चाहे आप यूनिट निकाल सकते हैं। फार्मूला पता होगा यूनिट निकाल लीजिएगा। तो अब हमारा इसका यूनिट पूछा है, तो ये है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जानते हैं आप जूल होता है, और ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड। तो यानी हमारा प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या हो गया जूल इंटू सेकेंड, यानी ये ए नंबर। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, इससे ये भी तो हमारा एनर्जी ही है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। एच बराबर ये हमारा एनर्जी, एनर्जी का ऐसा मात्रक क्या होता है जूल। ये है लैम्डा, लैम्डा को कहते हैं आप वेवलेंथ। क्या कहते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ का मीन क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, बहुत अच्छा। और ये है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये मीटर से ये मीटर कट गया, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट बराबर जूल इंटू सेकेंड। यानी जिससे आप चाहिए यूनिट निकाल लीजिए। तीनों फार्मूला मैंने दोनों फार्मूला लिख दिया हूं आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का ए नंबर आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। एक समान गति वाला पिंड, तो एक समान गति वाला पिंड जो होगा त्वरित हो सकता है, समान गति से त्वरित हो, ठीक है ना, लेकिन त्वरित होगा एक्सलेशन होगा, हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा 24 का बी नंबर द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है एक या एक से अधिक। आप बाइक चलाते होंगे या फोर व्हीलर चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि जब चढ़ाई ओवरटेक करते ऊपर की ओर चलाते हैं तो गियर को कम करते हैं, मतलब ताकि वो क्या हो जाए गियर फंसे नहीं। एक के बराबर रखते हैं या उससे थोड़ा दो पे लग जाते हैं, 4 पे तो हम चढ़ाते नहीं ऊपर में, ठीक है ना। ये आप ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग।
अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो आप याद रखिएगा, अल्फा बीटा और गामा में सबसे ज्यादा वेधन क्षमता गामा की होती है, सबसे कम किसकी? अल्फा की। और आरोही क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम वाला पहले, उसके बाद वाला, उसके बाद जो सबसे ज्यादा है, तो अल्फा बीटा गामा का ये ऑर्डर हो जाएगा। यानी अल्फा का वेधन क्षमता सबसे कम, गामा का वेधन क्षमता यानी पेनिट्रेशन पावर, ठीक है ना, पेनिट्रेशन पावर। और आपको पता होगा कि पेनिट्रेशन पावर दर्द तभी मिलेगा जब उसके पास मास होगा। अगर आप समझ देखिए, सूर्य जो हमारे सनलाइट जो है, यानी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। क्या आपको चोट पहुंचाई? क्यों नहीं पहुंचाई? चोट नहीं इसलिए पहुंचाई क्योंकि उसके पास मास नहीं है। वही आपके अगर कोई मास बॉडी से अगर 2 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से आपको टकराए तो आपको चोट महसूस हो रही है। लेकिन वो प्रकाश 3 × 10 यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, फिर भी आपको चोट नहीं पहुंच रही। इसका वजह क्या है? इसका वजह सिर्फ और सिर्फ कि उसमें मास का उपस्थित ना होना है। अगर मास उपस्थित होता तो हम लोग इस दर्द को, इस वेदन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा 26 का? अल्फा बीटा और गामा इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। यानी बात को समझते चाहिए, अल्फा में सबसे कम नेगेटिव चार्ज अल्फा, बीटा पॉजिटिव चार्ज, गामा न्यूट्रल, न्यूट्रल में मास ज्यादा होता है, इसलिए गामा में हमारा वेदन क्षमता ज्यादा है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो सबसे अधिक विचलित वो होगा जिसका वेवलेंथ कम होता है। और वेवलेंथ जो होता है बैगनी का सबसे कम, बैगनी का जो है सबसे कम होता है, और लाल का सबसे ज्यादा होता है। तो लाल का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इसमें विचलन कम होता है, विचलन कम होता है। और आपसे पूछा है कि सबसे अधिक किसका? तो सबसे अधिक बैगनी का होता है। मैंने दोनों प्रश्न बता दिया आपको। आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक विचलन किसका? तो बैगनी का। सबसे कम किसका? तो लाल का। यही उल्टा आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ लाल का। यानी जिसका विचलन कम होगा उसका तरंग ज्यादा होगा, ठीक है। फिर यहीं पे बात अगर कर ले तो जिसका विचलन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब उसमें एनर्जी भी ज्यादा है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसमें एनर्जी कम, जिसका वेवलेंथ कम उसमें एनर्जी ज्यादा। मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ और एनर्जी के बीच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी वेवलेंथ जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, ठीक है ना। और यही आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्शन का भी लिख लीजिए, यानी स्कैटरिंग का, यानी वेवलेंथ जो है वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग का, विचलन का। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर ये ऑर्डर एक बार हमारे माइंड में सेट हो गया, यानी हम कंसेप्ट को समझ लिए, तो हम प्रश्न को गलती करने वाले नहीं हैं। रटिएगा, गलती होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि रटा हुआ चीज का लाइफ स्पैन जल्दी ज्यादा दिन तक का नहीं होता है। समझा हुआ चीज लॉन्ग लास्टिंग, रटा हुआ चीज शॉर्ट लास्टिंग। ये आप समझिए कि समझना है या रटना है, यह आप पे निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है तुल्यकालिक, जिससे डे एंड नाइट डिसाइडेड होता है। तो आप याद रखिएगा 24 घंटे का होता है। क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन अर्थ का 24 घंटे का होता है ड्यूरेशन। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज एरोटजन ने की थी, रोएटजन ने की थी। रोएटजन ने किया था एक्सरे का खोज, रोएटजन ने किया है। चलिए, लेवाइजर जो है, लेवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिस्ट्री का जनक। और इसी ने कंजर्वेशन ऑफ मास को भी बताया है। यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन देने वाला कौन है? हमारा लेवाइजर, केमिस्ट्री में जो फॉलो करता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन है? तो ठोस अवस्था में कौन है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है? तो आपका एकदम सुपर एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, ठोस होते हुए भी विद्युत का क्या है? सबसे अच्छा चालक है। क्या है? सबसे अच्छा चालक है ग्रेफाइट, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे अच्छा चालक अधातु होते हुए कौन है? ग्रेफाइट है। ये कार्बन का अपरूप है। 30 क्वेश्चन के साथ आपका सेट 25 होता है कंप्लीट। लगातार ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे को दिया जाता है, सेट के रूप में कराया जाता है। जहां तक हो आप देखिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। बस एक बात हमेशा याद रखिए कि अब वक्त आ गई है किसकी? ऊर्जा देने की, ऊर्जा का सही दिशा देने की। ऊर्जा तो आपके पास है, स्टैटिक ऊर्जा भी है, पोटेंशियल ऊर्जा भी है, काइनेटिक ऊर्जा भी है। आप स्टैटिक्स में बने रहना चाहते हैं, पोटेंशियल में बने रहना चाहते हैं, या काइनेटिक, ये निर्भर करता है आप में। स्टैटिक्स का मतलब स्थिर, मतलब कोई हरकत नहीं लाना चाहते हैं। पोटेंशियल चाहत है
लेकिन हम अंदर से टूटे इतना हुए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं जग पा रहा है, और काइनेटिक कि हम सब चीज़ से मजबूत हो गए, अब हमें उड़ान भरने की ज़रूरत है। तो ये निर्णय आपको करना पड़ेगा कि अब आपको उड़ान भरने की ज़रूरत है, समय पे अपने एनर्जी को दिशा देने की ज़रूरत है, या रिलैक्स होकर के बैठना है, ये सोचना आपको पड़ेगा। बस हमेशा याद रखिए, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।